जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, लेखक रिचर्ड बाक। सुबह का समय था। शांत समुद्र की उठती गिरती लहरों पर अपनी स्वर्णिम आभा बिखेरता हुआ एक नया सूर्य चमचमा रहा था। समुद्र तट से मील भर की दूरी पर मछुआरों की एक नौका ने जैसे ही पानी को छुआ, चारों ओर मानो नाश्ते के समय की घोषणा हो गई और हजारों समुद्री चीलें भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए पैतरेबाजी और छीना झपटी के लिए वहां पहुंच गई। यह एक नए व्यस्त दिन का आरंभ था। कुछ दूरी पर तट और नौकाओं से परे जोनाथन बिल्कुल अकेले उड़ने का अभ्यास कर रहा था। आकाश में 100 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद उसने अपने जिल्लेदार पांवों को कुछ नीचा करते हुए चोंच को ऊपर उठाकर पंखों के सहारे शरीर को घुमाने के लिए खूब जोर लगाया। घुमाव का मतलब था कि अब वह धीमी गति से उड़ेगा। उसने सप्रयास अपनी गति को इतना धीमा किया कि हवा उसके चेहरे को छू भर ले। नीचे समुद्र भी शांत और निश्चल दिखाई दे रहा था। स्वयं को एकाग्र करने के प्रयास में उसने अपनी आंखों को भी संकीर्ण बना लिया, सांस को भी रोक लिया, शरीर को जोर से खींचकर 1 इंच और घुमाने की कोशिश की, परंतु उसके पंख फड़फड़ाए, संतुलन बिगड़ा और वह धम्म से नीचे आ गिरा। समुद्री चीलें सभी जानते हैं, इस प्रकार ना तो कभी लड़खड़ाती है, ना ही डावाडोल होती है। हवा में इस प्रकार नियंत्रण खो देना उनके लिए बड़ी शर्म और बेइज्जती की बात है। किंतु जोनाथन लिविंगस्टन सीगल इस बात पर लज्जित हुए बिना अपने पंख फिर से फैलाकर वही कंपा देने वाला कठिन घुमाव लेने को और धीमा होते होते एक बार फिर नीचे उतर आने को तैयार था। वह कोई साधारण समुद्री पक्षी नहीं था। अधिकांश समुद्री चीलें उड़ान की सरल सुगम सच्चाइयों को जानने से अधिक कुछ सीखने की आवश्यकता ही नहीं समझती। तट से उड़कर भोजन तक जाना और वहां से वापस आना, इतना भर जानना ही उनके लिए पर्याप्त है। ज्यादातर के लिए तो उड़ने का कोई महत्व ही नहीं है। महत्व अगर है तो केवल भोजन का, परंतु इस पक्षी के लिए तो खाने की कोई अहमियत ही नहीं थी। अगर थी तो केवल उड़ान की। उसे दुनिया में हर चीज से बढ़कर आनंद आता था उड़ने में। उसने देख लिया था कि अपनी इस तरह की सोच से वह कभी भी अपने साथियों का प्यार नहीं जीत पाएगा। उसके माता पिता भी इस बात से नाखुश थे, क्योंकि वह पूरा पूरा दिन बिल्कुल अकेले रहकर कम ऊंचाइयों पर उड़ने और हवा में तैरने जैसे नए नए प्रयोग करता रहता था। वह कारण तो नहीं जानता था, पर उसने देखा था कि जब वह अपने पंखों के आधे विस्तार के बराबर पानी से ऊपर उड़ता है, तब कम शक्ति लगाकर भी अधिक देर तक हवा में ठहर पाता है। हवा में इस प्रकार तैरने का अंत समुद्र में पांवों के बल छपछपाने से नहीं, बल्कि पंजों को शरीर के साथ जोर से खींचकर समेटे हुए आराम से उतरने के साथ होता है। उसके माता पिता तो तब और भी ज्यादा निराश होते जब वे उसे तट पर तेजी के साथ फिसलते हुए दूर तक जाते देखते। क्यों जॉन, क्यों? मां पूछती। तुम्हारे लिए कबीले के अन्य सदस्यों की तरह रहना इतना मुश्किल क्यों है? तुम इस कम ऊंचाई की उड़ान को पेलिकन तथा एल्बेस्ट्रास के लिए छोड़ क्यों नहीं देते? तुम कुछ खाते क्यों नहीं जॉन? देखो, तुम्हारे शरीर में सिर्फ अस्थियां और पंख ही हैं, मांस तो है ही नहीं। मां, अगर मेरे शरीर में सिर्फ अस्थियां और पंख ही है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि मैं हवा में उड़ते हुए क्या कर सकता हूं और क्या नहीं। बस मैं सिर्फ जानना चाहता हूं। इधर देखो जॉन, पिता ने भी प्यार से समझाने की कोशिश की। सर्दियां अब दूर नहीं हैं, तब ये नौकाएं बहुत कम आएगी और मछलियां भी पानी में गहरे चली जाएंगी। अगर तुम्हें कुछ नया सीखना ही है तो भोजन के बारे में सीखो, और यह भी कि उसे पाना कैसे है। यह उड़ने उड़ाने का शौक ठीक है, पर इससे तुम्हें खाना तो नहीं मिलेगा ना। यह मत भूलो कि तुम्हें अगर उड़ना भी है तो भोजन पाने के लिए ही। जोनाथन ने भी आज्ञाकारिता में सिर हिला दिया। अगले कुछ दिनों में उसने भी अन्य पक्षियों की तरह व्यवहार करने की पूरी कोशिश की। उनके साथ रोटी और मछली के टुकड़ों को छीनने और झपटने के लिए नौकाओं के चारों ओर चित्कार करते हुए चक्कर भी काटता रहा, परंतु
उसे ऐसा करने में कोई खुशी नहीं मिली। यह सब बेकार है, उसने सोचा, और कठिनाई के साथ आई एंचोवी, एक प्रकार की मछली, को एक अन्य भूखे बूढ़े चील के लिए जानबूझकर गिरा दिया जो उसका पीछा कर रहा था। मुझे यह समय उड़ना सीखने में व्यय करना चाहिए, कितना कुछ सीखने को है। जोनाथन ने अपने पुराने रूप में लौट आने में देर नहीं की। समुद्र में बहुत दूर जाकर वह अकेले ही कुछ सीख रहा था, अभ्यास कर रहा था, भूखा प्यासा लेकिन बहुत प्रसन्न। सीखने का विषय था गति, और सप्ताह भर के अभ्यास में ही उसने गति के बारे में वह सब जान लिया जब तक किसी भी जीवित समुद्री चील की ज्ञान की सीमा से बाहर था। 1000 फीट की ऊंचाई से अपने डैनों को यथाशक्ति जोर से फड़फड़ाते हुए वह लहरों के बीच सीधा तेज गोता लगाता और देखता कि अन्य समुद्री चीलें लहरों में इस प्रकार गोता लगाते हुए क्यों नहीं घुस पाती। यह तो सिर्फ 6 सेकंड में 70 मील की गति को पा लेता था, पर वह गति थी जिसमें ऊपर जाते हुए किसी भी पक्षी के पंख स्थिर नहीं रह पाते। बार बार ऐसा होता रहा। यद्यपि वो बहुत सतर्क था, परंतु अपनी समस्त योग्यता के बावजूद तेज रफ्तार में उसका नियंत्रण बना नहीं रह पाता था। 1000 फीट की ऊंचाई को पहुंचना, फिर पहले अपने को भरसक आगे की ओर सीधा धकेलना और उसके बाद स्वयं को संभालते हुए पंख फड़फड़ाकर वक्र गति से गोता लगाना। हर बार उसका बायां पंख ऊपर जाते हुए स्थिर हो जाता, वह तेजी से बाईं ओर घूम जाता, दाहिने पंख को संभलने का समय देते हुए एक का एक कलाबाजी खाते हुए झटके के साथ दाईं ओर घूम जाता। इस काम में वो पर्याप्त सक्षम नहीं था। उसने 10 बार प्रयास किया, पर हर बार 70 मील की गति सीमा पार करते हुए एकाएक पंखों के घूमते चक्र में बदल गया और अनियंत्रित होकर पानी में जा डूबा। पानी से बाहर निकल उसने अपने टपकते पंखों को देखा, समझ गया कि उसे क्या करना है। अपने पंखों को तेज गति में बिल्कुल स्थिर रखना, उसे फड़फड़ाते हुए 50 मील की गति तक लाना तथा स्थिर कर लेना, यही एकमात्र तरीका हो सकता है। इस बार उसने 2000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाने की कोशिश की। गोलाकार घूमते हुए उसने गोता लगाया, चोंच को नीचे की ओर रखा, 50 मील की गति सीमा पार करते ही पंखों को फैलाकर स्थिर कर लिया। जबरदस्त ताकत के साथ उसने गोता लगाया और इस बार वह सफल हुआ। 10 सेकंड में ही 90 मील की गति से उड़ते हुए वह आंखों से ओझल हो गया। जोनाथन ने समुद्री चीलों के लिए तीव्रतम गति का कीर्तिमान स्थापित कर दिया था, परंतु यह सफलता तो अल्पकालिक थी। जैसे ही वह अपने को बाहर खींचना चाहता था या पंखों के कोण को बदलता, फिर पहले की ही तरह अनियंत्रित हो जाता। 90 मील की गति तो बारूद से टकराने के बराबर हो गई और वह हवा में ही बिखरकर धम्म से समुद्र की सतह पर आ गिरा। जब वह होश में आया, रात हो चुकी थी और वह चांदी में समुद्र की सतह पर तिर रहा था। उसके पंख शीशे की कटी फटी छड़ों की तरह जीर्ण शीर्ण और बोझिल हो रहे थे, परंतु उसकी पीठ पर लदा असफलता का बोझ शायद उससे भी अधिक था। उसका मन हुआ कि यह बोझ उसे धीरे से खींचकर समुद्र तल तक ले जाए और बस सब कुछ समाप्त हो जाए। वह समुद्र की गहराई में उतर रहा था, तभी उसके भीतर एक अजीब सी दबी हुई आवाज गूंजी। यह सब क्या है? मैं एक समुद्री चील हूं, मेरी अपनी कुछ सीमाएं हैं। अगर मुझे उड़ान के बारे में इतना कुछ सीखना ही था तो ईश्वर ने मुझे बुद्धि भी वैसी ही दी होती। अगर मुझे इतनी तेज गति से उड़ने के लिए ही बनाया गया था तो बाज जैसे छोटे पंख भी दिए होते और मैं मछली की तरह मछली की जगह चूहे खाया करता। पिताजी ठीक कहते थे, मुझे यह उड़ने की सनक छोड़कर लौटकर अपने कबीले में जाना होगा और मैं जो कुछ भी हूं, क्षुद्र, अकिंचन, कमजोर, उसी में संतुष्ट रहना होगा। यह दबी हुई आवाज अब विलीन हो चुकी थी। जोनाथन इस बात को अनचाही स्वीकार भी कर चुका था। रात के इस प्रहर में एक समुद्री चील को समुद्र तट पर होना चाहिए। उसने प्रतिज्ञा की कि अब से वह एक सामान्य समुद्री चील की तरह रहेगा। इसी में सबकी खुशी निहित है। उसने अपने को खींचकर गहरे पानी की ओर से जमीन की ओर जाने के लिए अपने थके डैनों को फैलाया और शुक्र किया कि उसने यह बात समझ ली है
कि उसके लिए कम ऊंचाई पर उड़ना ही श्रेयस्कर रहेगा। उसने सोचा, मैं अब तक जो कर रहा था अब नहीं करूंगा, जो सीखा था वह भी याद नहीं रखूंगा। अन्य पक्षियों की तरह मैं भी एक साधारण पक्षी हूं और उन्हीं की तरह मैं भी उड़ूंगा। व्यथित हृदय से उसने केवल 100 फीट ऊंची उड़ान भरी, पंखों को जोर से फड़फड़ाया और किनारे की ओर उड़ लिया। कबीले के अन्य साथियों की तरह बनने के उसके फैसले ने उसे राहत दी। अब उस आंतरिक शक्ति से उसका कोई नाता नहीं रह गया था जिसने उसे कुछ सीखने को मजबूर किया था। अब न कोई चुनौती रहेगी, न ही विफलता। अच्छा है, अब सोचने की जरूरत ही नहीं रही और वह अंधेरे को चीरकर जगमग रेतीले समुद्र की ओर उड़ लिया। तभी अंदर से वही दबी सी आवाज कुछ चेतावनी के लहजे में फिर सुनाई दी। समुद्री चीलें अंधेरे में नहीं उड़ा करती। जोनाथन इतना सजग नहीं था कि उस आवाज को ध्यान से सुनता। वह तो सोच रहा था, कितना अच्छा लग रहा है। पानी में चांद और बत्तियों की जगमगाहट ऐसी लग रही है जैसे दीप स्तंभ से पानी पर बनी रोशनी की लकीरें। सब कितना शांत और स्थिर है। नीचे उतरो, समुद्री चीलें इस तरह अंधेरे में नहीं उड़ा करती। अगर तुम्हें ऐसे ही उड़ना होता तो तुम्हें उल्लू किसी आंखें भी मिली होती, तुम्हारे दिमाग में भी नक्शे बनते, तुम्हें भी बाज जैसे छोटे पंख मिले होते। एकाएक उस अंधियारी रात में समुद्र तल से 100 फीट ऊपर हवा में जोनाथन ने आंखें झपकाई और सहसा उसके सारे पीड़ा और सारे संकल्प काफूर हो गए। छोटे पंख, बाज जैसे छोटे पंख, बस यही समाधान है। मैं भी कितना बेवकूफ था, मुझे सिर्फ छोटे पंख चाहिए। अब मुझे अपने पंखों को मोड़कर केवल छोरों के बल पर उड़ना चाहिए। मेरे लिए तो वही छोटे पंख होंगे। वह काला सागर से 2000 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा और बिना विफलता या हार के बारे में एक बार भी सोचे उसने अपने अगले पंखों को कसकर शरीर के साथ खींच लिया। पंखों के छोरों को हवा में लहराने दिया और तिरछे होकर पानी में गोता लगा दिया। उसके सिर के ऊपर हवा राक्षस की तरह गरज रही थी। 70 मील प्रति घंटा, 90, 120 और उससे भी अधिक। पंखों का तनाव भी अब 140 की गति पर भी उतना कठोर नहीं था जितना पहले 70 की गति पर था। और पंख के सिरे तो बिल्कुल हल्की सी ऐंठन दे वह आसानी से लहरों से निकलकर तेजी से ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा जैसे तोप से गोला। वह काला सागर से 2000 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा और बिना विफलता या हार के बारे में एक बार भी सोचे उसने अपने अगले पंखों को कसकर शरीर के साथ खींच लिया। पंखों के छोरों को हवा में लहराने दिया और तिरछे होकर पानी में गोता लगा दिया। उसके सिर के ऊपर हवा राक्षस की तरह गरज रही थी। 70 मील प्रति घंटा, 90, 120 और उससे भी अधिक। पंखों का तनाव भी अब 140 की गति पर भी उतना कठोर नहीं था जितना पहले 70 की गति पर था। और पंख के सिरे तो बिल्कुल हल्की सी ऐंठन दे वह आसानी से लहरों से निकलकर तेजी से ऊपर की ओर ऐसे बढ़ा जैसे तोप से गोला। अपनी आंखों को कसकर भींच लेने से उसने उनकी रेखा सी बना दी और उड़ान का आनंद लेने लगा। 140 मील प्रति घंटा की गति और वह भी नियंत्रण सहित। सोचा, मैं अगर 2000 फीट की जगह 5000 फीट की ऊंचाई से गोता लगाऊं तो कितना तेज। अभी थोड़ी देर पहले ली शपथ न जाने उसकी स्मृति में कहीं थी भी अथवा नहीं, या फिर तेज हवा के थपेड़ों से कहीं खो गई थी, पर उसे अपनी की हुई प्रतिज्ञा को भंग कर देने का कोई पश्चाताप भी नहीं था। ऐसी प्रतिज्ञाएं तो साधारण चीलों के लिए होती है। जिसने शिखर को छू लिया हो उसे इनकी क्या आवश्यकता। सूर्योदय होते होते जोनाथन फिर अभ्यास करने लगा। 5000 फीट की ऊंचाई से मछुआरों की नौकाएं विशाल नीले समुद्र पर पड़े किसी निशान की तरह लग रही थी और नाश्ते के लिए जुटा चीलों का झुंड रजकड़ों से भले धूमिल जलद खंड की तरह लग रहा था जो निरंतर गोल घूम रहा हो। वह जीवित था, खुशी से कांपता हुआ और इस बात पर गर्व अनुभव करता हुआ कि उसने अपने मन के डर पर अंकुश लगा दिया है। फिर एकाएक उसने अपने अगले पंखों को समेटा, छोटे पंखों को फैलाया, पंखों के अग्रभाग को मोड़ा और समुद्र की ओर कूद पड़ा। जब वह 4000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचा, उसकी गति अधिकतम सीमा पर पहुंच चुकी थी
और हवा से टकराने की भयंकर आवाज ने और अधिक तेज उड़ना असंभव कर दिया। अब वह सीधा नीचे की ओर जा रहा था। 214 मील की गति से हवा की उस चोट को वह चुपचाप बर्दाश्त करता रहा, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर इस गति पर उसने पंख खुल गए तो वह लाखों छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा। पर यह गति ही तो शक्ति थी, यही उसके लिए आनंद था और यही सौंदर्य। उसने 1000 फीट की ऊंचाई तक पहुंचते पहुंचते थोड़ा रोकने की कोशिश की, परंतु हवा के थपेड़े उसके पंखों पर प्रहार करने लगे और वह और भी गतिमान होकर उल्का की तरह तेजी से नीचे गिरने लगा, जिसके रास्ते में चीलों का झुंड अवरोध पैदा कर रहा था। वह अपने को रोक नहीं पा रहा था, यह भी नहीं समझ पा रहा था कि इस गति पर अपने को मोड़े भी तो कैसे। अगर उनसे टकरा जाए तो मृत्यु निश्चित है। उसने घबराकर आंखें मूंद ली। कुछ ऐसा ही हुआ उस दिन। सूर्योदय के तुरंत बाद जोनाथन सीधा चीलों के झुंड के मध्य आ गिरा। 240 मील की गति से नीचे आता हुआ, आंखें बंद किए हुए, हवा और पंखों के आपसी द्वंद्व से उठने वाली भीषण गर्जना के साथ। भाग्य ने पहली बार साथ दिया, कोई हताहत नहीं हुआ। इस वक्त तक उसने अपनी चोंच सीधे आसमान की ओर उठा ली थी और अब भी उसकी गति 160 मील प्रति घंटा बनी हुई थी। धीरे धीरे उसने गति को कम करने में सफलता पाई। अपने डैनों को फिर से फैलाया। नीचे नौकाएं एक कण के समान छोटी दिखाई पड़ रही थी और ऊंचाई अब भी 4000 फीट थी। उसके मन में केवल विजय का ही विचार था। गति की अधिकतम सीमा समुद्री चील और 214 मील प्रति घंटे की गति। उसने सेंध लगा ली थी, मार्ग खुल चुका था। कबीले के इतिहास का महानतम क्षण था यह, और इससे जोनाथन के लिए एक नया युग खुल गया था। वह पुनः अपने प्रिय स्थल पर जा पहुंचा, जहां वह अकेले अभ्यास किया करता था। अपने पंखों को फिर से समेटकर 8000 फीट की ऊंचाई से कूदकर वह गोता लगाने को तैयार था, यह देखने के लिए कि अपने को मोड़कर यह पर कैसे यह करतब कर सकता है। उसने यह देखा कि उसके एक डैने के छोर के छोटे पंख जब इंच के भी छोटे से भाग के बराबर अपने स्थान से हिल जाते हैं, तब जबरदस्त तेज गति से उड़ते हुए एकाएक मोड़ लेने पर उसे सहायता मिलती है। यह जान लेने से पूर्व उसने देखा था, उस गति से उड़ते समय एक से अधिक पंख को हिलाने का मतलब है गोली की तरह चक्कर खाना। इस प्रकार जोनाथन ने इस धरती पर किसी भी समुद्री चील द्वारा किया गया प्रथम हवाई करतब संपन्न किया। उस दिन उसने किसी भी अन्य पक्षी से बात करने में समय नहीं गंवाया। सारा दिन उड़ता रहा, सूर्य अस्त होने के बाद भी। उसे रास्ता मिल गया था। उसने उड़ान की कई बारीकियों को सीखा, समझा और उनका अभ्यास करता रहा। जब वह वापस आकर रेतीले तट पर बैठे अपने कबीले के सदस्यों से मिला, पूरी रात हो चुकी थी। वह बुरी तरह थका था और उसे नींद आ रही थी। फिर भी उतरते समय कुछ करतब करके दिखाया। पांव जमीन पर लगने से पूर्व उसने कलाबाजी खाई। सोचता था, जब सभी को पता चलेगा मैंने क्या नई खोज की है तो सब खुशी से पागल हो जाएंगे। जीवन में करने को कितना कुछ है, बस खाने के लिए नौका तक जाना और फिर वापस आ जाना। क्या घिसा पिटा तरीका है जीने का? इससे कहीं ऊपर है जीवन का मकसद। हम अपने अज्ञान के अंधेरे से बाहर निकलें तो पता चलेगा हम कितने विलक्षण जीव हैं, कितनी बुद्धि और कला है हमारे पास, हमें कितना कुछ करने की सामर्थ्य है। फिर हमें किसी का मोहताज नहीं होना होगा, हम स्वतंत्र होंगे, हम अभी उड़ना सीख सकते हैं। आने वाला साल उसकी आंखों के सामने खुशी के साथ जुमने नाचने लगे। जब वह नीचे उतरा, सारा कबीला आम सभा के लिए एकत्र था। स्पष्ट है, जब तक जोनाथन भीड़ में घिरा रहा, सब लोग उसके आने की प्रतीक्षा करते रहे। जोनाथन लिविंगस्टन सीगल, कबीले के मध्य आकर खड़े हो जाओ। वयोवृद्ध चील की आवाज औपचारिक लग रही थी। मध्य में खड़े होने का मतलब दोनों में से एक हो सकता था, या तो बहुत सम्मानजनक काम किया है या फिर शर्मनाक। सम्मान देने के लिए एकत्र होना तो शायद चीलों के अग्रणी सरदारों के लिए ही हुआ करता था। क्षण भर को उसे लगा शायद महान उपलब्धियों के लिए उसे सम्मानित किया जाना है। कुछ चीलों ने तो उसका कर्तव्य प्रभात काल में देखा था ना। पर मुझे तो कोई सम्मान नहीं चाहिए, न ही मैं कोई नेता बनना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ अपनी नई खोज के बारे में आपको बताना चाहता हूं। यह बताना चाहता हूं कि हमारे लिए कितने नए क्षितिज खुल गए हैं। वह आगे बढ़ा। जोनाथन, तुमने जो शर्मनाक काम किया है उसके लिए अपने साथी चीलों के सामने आकर खड़े हो जाओ। बुजुर्ग चील ने कहा।
उसी लगा जैसे किसी ने लकड़ी के तख्ते पर उसका सिर दे मारा हो। उसके घुटने शिथिल हो गए, उसके पंख लटक गए, कानों में शोर गूंजने लगा। शर्मनाक काम के लिए पेशी, असंभव, मेरी खोज। ये लोग बात को अभी समझ नहीं रहे, गलत कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं ये। गैर जिम्मेदारी के इस काम से गंभीर आवाज गूंज उठी, तुमने समुद्री चीलों के सम्मान और परंपरा का उल्लंघन किया है। लज्जाजनक काम के लिए निश्चित था कि उसे कबीले से बाहर कर दिया जाएगा और उसे दूर की चट्टान पर युक्त पहाड़ी पर अकेले रहने के लिए विवश होना पड़ेगा। एक दिन जोनाथन, तुम जान जाओगे कि गैर जिम्मेदारी से हानि ही होती है। जीवन क्या है, कैसा है, कोई नहीं जानता और न ही कोई जान सकता है। इतना निश्चित है कि हम इस दुनिया में आए हैं तो खाने के लिए, जितना संभव हो उतना लंबा समय जीवित रहने के लिए। सभा में कोई भी समुद्री चील बोलने की हिम्मत कभी नहीं करती, परंतु जोनाथन बोल पड़ा, गैर जिम्मेदारी? मेरे भाइयों, वह चिल्लाया, उस समुद्री चील से ज्यादा कौन जिम्मेदार होगा जिसने जान लिया कि जीवन का मकसद क्या है और जो उसे पाने में लगा है जीवन का बड़ा मकसद। हजारों साल से हम सिर्फ मछलियों को खाने में ही जीवन बिता रहे हैं, पर अब हमारे सामने जीने का एक कारण है, कुछ सीखना, कुछ खोजना, स्वतंत्र होना। मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने क्या ढूंढ निकाला है। सारा कबीला पत्थर की तरह चुपचाप बैठा रहा। अब हमारा तुमसे कोई नाता नहीं रहा, सब चीलों ने संवेद स्वर में कहा और उसकी बातों को अनसुना करते हुए उससे मुंह मोड़ लिया। जीवन के आने वाले दिन जोनाथन ने अकेले रहकर ही बिताए। वह उन दूरस्थ चट्टानी पहाड़ियों से भी दूर चला गया। वह केवल अपने एकाकीपन से ही दुखी नहीं था, ज्यादा दुखी तो इस बात से था कि उसने अपने लोगों ने उड़ान के गौरव को न केवल अविश्वास की निगाह से देखा था, बल्कि उसे आंख खोलकर देखने से इनकार कर दिया था। वह गौरव जो उनका जीवन पलट सकता था। वह दिन प्रतिदिन और सीखता चला गया। उसने सीख लिया कि एक सुव्यवस्थित तीव्र गति की डुबकी लगाकर एक ऐसी दुर्लभ और सुस्वादु मछली को पकड़ा जा सकता है जो सामान्यतः समुद्र में 10 फीट नीचे समूह में रहती है। उसे अब मछुआरों की नाव की कोई आवश्यकता नहीं थी और न ही जीवन हेतु बासी भोजन की। हवा में उड़ते हुए सो जाना भी उसने सीख लिया था। रात में अपना लक्ष्य निर्धारित कर वह तट से दूर सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय होने तक सैकड़ों मील का सफर तय कर लेता था। अपने उसी आंतरिक नियंत्रण के बल पर वह घनी समुद्री धुंध के बीच से भी निकलकर चमकते हुए साफ आसमान में पहुंच जाता, जबकि कोई भी अन्य समुद्री चील धुंध और वर्षा के कारण ऊपर जाने की बात सोच ही नहीं सकती थी। तेज हवाओं पर सवार होकर वह वहां तक पहुंच जाता जहां उसे दुर्लभ कीड़े खाने को मिलते। अपने पूरे कबीले के लिए उसने किसी समय जो सोचा था वो पाया जरूर, परंतु केवल अपने लिए। उसने उड़ना सीख लिया था, हाँ, उसके लिए उसने भारी कीमत भी चुकाई, पर इसका उसे कोई दुख नहीं था। जोनाथन ने जान लिया था कि डर, गुस्सा और ऊब की वजह से ही समुद्री चीलों का जीवन इतना लघु होता है और अपने जीवन से इन कारणों को विदा करके ही वह लंबा सुखी जीवन जी सकता है। वे लोग संध्या समय आए और देखा कि जोनाथन बिल्कुल अकेले परंतु शांति के साथ आसमान में धीरे धीरे विसर्पण कर रहा है। वे दोनों पक्षी जो उसके दोनों डैनों के आसपास दिखाई पड़ रहे थे, सितारों की तरह चमक रहे थे। यह चमक बहुत प्यारी और महत्वपूर्ण थी, जो रात्रि के आकाश में बहुत भली लग रही थी, पर इससे भी बढ़कर उनकी उड़ने की दक्षता और कुशलता थी। वे दोनों उसके पंखों से इंच भर की दूरी पर बराबर साथ साथ उड़ रहे थे। बिना कुछ कहे जोनाथन ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए, एक ऐसी परीक्षा जो आज तक किसी समुद्री चील ने उत्तीर्ण न की होगी। उसने अपने पंखों को मरोड़ा और गति को अत्यधिक धीमा कर 1 मील की रफ्तार तक ले गया। उन दोनों चमकीले पक्षियों ने भी अपनी गति उतनी धीमी कर ली, बड़े धैर्य और आराम के साथ। मतलब यह कि वे धीमी गति से उड़ना भी जानते थे। अब उसने पंखों को समेटा, लपेटा और झट से 190 मील की गति से गोता लगाने के प्रयोजन से नीचे की ओर आने लगा। वे दोनों भी उसके बराबर नीचे उतरने लगे, बिना कोई गलती किए और तेजी से लहराते हुए। अंत में उसने उसी गति से अपनी दिशा को ऊपर की ओर मोड़ा और वहीं धीरे धीरे चक्कर काटने लगा। वे भी मुस्कुराते हुए उसी जगह घूमने लगे। जरा सा संभलते हुए सामान्य गति पर आ गया और कुछ ठहर कर बोला, बहुत अच्छे, आप लोग कौन हैं?
हम तुम्हारे ही कबीले के हैं जोनाथन, भाई है तुम्हारे। उनके शब्दों में शक्ति भी थी और शांति भी। हम तुम्हें और ऊंचा ले जाने के लिए आए हैं, तुम्हें घर ले जाने आए हैं। घर तो मेरा कोई है नहीं, मेरा परिवार भी कोई नहीं है। मुझे कबीले से बाहर कर दिया गया है और इस समय हम तीव्रतम प्रचंड पहाड़ी हवाओं की गति से उड़ रहे हैं। बस कुछ 100 फीट के बाद मैं अपने शरीर को और ऊंचाई तक नहीं ले जा पाऊंगा। पर तुम ले जा सकते हो जोनाथन, तुमने ये सीख लिया है, तुमने एक स्तर की शिक्षा पूरी कर ली है। अब उससे उच्च स्तर की शिक्षा पाने के लिए तैयार हो जाओ। एकाएक उसके दिमाग में कौंधा कि वे ठीक ही तो कह रहे हैं, वो इससे ऊंचा उड़ सकता है और सचमुच यह समय घर जाने का है। उसने आसमान की ओर देखा, जो उसके लिए एक ऐसी विचित्र रजत भूमि थी जहां उसने बहुत कुछ सीखा था। मैं तैयार हूं, उसने जोश में कहा। जोनाथन उन दोनों तारक सम चमकीले पक्षियों के साथ ऊपर की ओर उठने लगा तथा अंधकारमय आकाश की ऊंचाइयों में कहीं विलीन हो गया। तो यह है स्वर्ग, उसने सोचा और अपने आप पर मुस्कुरा उठा। अभी तो प्रवेश ही किया है, स्वर्ग का विश्लेषण करना अभी उचित न होगा। धरती से ऊपर आते समय जब वह इन दो चमकीले पक्षियों के साथ एक विशिष्ट रचना बनाते हुए बादलों से ऊपर उड़ रहा था, उसने देखा कि उसका अपना शरीर भी उन्हीं की तरह चमकीला होता चला जा रहा है। यह भी सच है कि उसकी सुनहरी आंखों के पीछे आज भी वही पुराना जोनाथन था जो हमेशा पीछे ही रहता था, परंतु उसका बाह्य रूप बदल चुका था। बाहर से तो उसका शरीर साधारण समुद्री चील जैसा ही जान पड़ता था, पर वह तो उस पुराने शरीर से कहीं बेहतर तरीके से उड़ान भर चुका था। वह सोच रहा था कि पहले से आधी शक्ति ही लगाकर मैं 2 गुनी गति से उड़ पा रहा हूँ। धरती के मेरे प्रदर्शन से यहाँ का प्रदर्शन 2 गुना बेहतर है। ऐसा क्यों? उसके पर चमकीले सफेद हो गए थे तथा पंख इतने चिकने मानो पॉलिश की हुई चांदी से बने हो। उसने खुशी खुशी उनके बारे में जानना शुरू किया तथा उनमें नई शक्ति भरनी चाहिए। 250 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर उसे ऐसा लगा जैसे सामान्य सी बात है। 270 पर लगा जैसे वो यथाशक्ति पूरी तेज गति से उड़ रहा है, पर इससे पहले तो वह ऐसा न कर पाने पर निराश हो जाया करता था। इस नए शरीर के लिए भी तो कोई सीमा थी, हालांकि यह उसकी अधिकतम गति के कीर्तिमान से भी कहीं अधिक थी। यह भी कोई आसान काम नहीं था, पर उसे लगा स्वर्ग में तो किसी भी प्रकार की सीमा होनी ही नहीं चाहिए। बादल फट गए। उसके अनुरक्षकों ने कहा, जमीन पर उतरना मुबारक हो जोनाथन, और हवा में अदृश्य हो गए। वह समुद्र के ऊपर उड़ रहा था, एक दांतेदार खुरदरी तट रेखा की ओर। थोड़े से पक्षी पहाड़ की चोटी पर दिखाई दे रहे थे, कुछ अन्य उत्तर में क्षितिज की ओर उड़ रहे थे। नए दृश्य, नए विचार, नए सवाल। पक्षी इतने कम क्यों हैं? स्वर्ग में तो ढेरों पक्षी होने चाहिए, और यह अचानक मुझे थकान क्यों महसूस होने लगी? यहाँ तो पक्षियों को न थकना चाहिए न ही सोना। ऐसा उसने कहा सुना था। धरती पर बिताए जीवन की स्मृतियां धूमिल होने लगी थी। वहां उसने कुछ बहुत सीखा था, पर अब कुछ धुंधला सा याद आ रहा था। कुछ खाने के लिए झगड़ना, कुछ जाति से निष्कासित होना वगैरह। तट रेखा पर खड़े दर्जनों पक्षी उससे मिलने तो आए, पर कोई कुछ बोला नहीं। उसे लगा कि वो उसका स्वागत कर रहे हैं और यही उसका घर है। यह उसके लिए एक बड़ा दिन था। इस दिन के सूर्योदय को तो वो भूल चुका था। वह रेतीले तट की ओर मुड़ा, पंख मारते हुए अपने को हवा में रोककर फिर रेत पर कोमलता से उतरने के लिए। अन्य पक्षी भी उतरे, पर किसी ने भी अपने पंखों को फड़फड़ाया तक नहीं। वे सब तो हवा में झूल रहे थे, अपने चमकीले पंखों को पूरी तरह से फैलाए हुए। फिर न जाने कैसे उन्होंने अपने पंखों को मरोड़ा और तुरंत जमीन पर उतर आए। क्या विलक्षण नियंत्रण था! पर जोनाथन तो इतना थक गया था कि ऐसा करने की हिम्मत न जुटा सका। वहीं खड़े खड़े बिना कुछ कहे वह सो गया। आगामी कुछ दिनों में जोनाथन ने देखा कि यहाँ भी उड़ने से संबंधित इतना कुछ सीखने को है जितना उसके पिछले जीवन में था, पर दोनों में एक अंतर था। यहाँ के समुद्री चील उसी की तरह सोचते थे। उड़ान के क्षेत्र में सभी पराकाष्ठा को पाना चाहते थे और यही उन्हें सर्वाधिक प्रिय था। वे सभी इतने महान थे
दिन ब दिन घंटों तक उड़ने का अभ्यास करते रहे और अपनी क्षमता का परीक्षण करते रहे। बहुत समय तक तो जोनाथन को याद भी नहीं आया कि वह किस दुनिया से यहाँ आया है। वह दुनिया जहाँ उसके समुदाय के पक्षी उड़ान से मिलने वाले आनंद के प्रति आंखें मूंदे रहते हैं, जहाँ वे अपने पंखों का उपयोग केवल भोजन ढूंढने, उसे पाने के लिए ही किया करते हैं, पर ऐसा यदा कदा ही होता था। एक दिन सुबह अपने प्रशिक्षक के साथ प्रशिक्षण के सेशन के बाद जब वह रेतीले तट पर विश्राम कर रहा था तो उसे यह याद आया। अपनी मुख्य भाषा में ही उसने पूछा, बाकी लोग कहाँ हैं सलीवन? अब तक वह अपने धरती के साथियों की चित्कार युक्त भाषा के स्थान पर यहाँ के वासियों की मुख्य भाषा से काफी परिचित हो चुका था। यहाँ और अधिक हमारे जैसे पक्षी क्यों नहीं हैं? क्यों? जहाँ से मैं आया हूँ वहां तो मैं जानता हूँ वहाँ हजारों पक्षी होते हैं। सलीवन ने सिर हिलाया। मेरे पास इस प्रश्न का एक ही उत्तर है जोनाथन, कि तुम लाखों में एक हो। हम में से अधिकांश यहाँ तक पहुंचने में बहुत वक्त लेते हैं। हम एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गए जो लगभग ऐसी ही थी, परंतु भूल गए कि हम कहाँ से आए थे और यह भी कि हमें जाना कहाँ है। हम केवल वर्तमान को याद रखे रहे। क्या तुम्हें कुछ अनुमान है कि हमने कितने जीवन ऐसे ही बिताए होंगे जब हमें पहली बार यह विचार मिला कि जीवन का असली अर्थ सिर्फ खाना, लड़ना या अपने कबीले में शक्ति अर्जित करना ही नहीं है। 1000 जीवन जॉन, 10,000 जीवन, उसके बाद भी 100 जीवन और जब हमें पता लगा कि दक्षता या कुशलता भी कोई चीज है, 100 जीवन और जब हमें यह पता लगा कि जीवन का लक्ष्य है उस दक्षता को पाना और उसे आगे बढ़ाना। यह नियम आज भी उतना ही प्रभावी है। हम अपनी अगली दुनिया खुद चुनते हैं, इस जीवन में जो सीखा है उसके आधार पर। अगर कुछ नहीं सीखते तो अगला विश्व भी ऐसा ही होगा, वही सीमाएं होंगी, ऐसे ही बोझ जिन्हें हमें ढोना होगा। उसने अपने पंखों को फैलाया और हवा की ओर अपना चेहरा घुमाकर बोला, परंतु जॉन, तुमने एक ही बार में इतना कुछ सीख लिया कि तुम्हें इस जीवन को पाने के लिए हजारों जीवन जीने ही नहीं पड़े। क्षण भर में ही वे दोनों फिर हवा में अभ्यास कर रहे थे। उड़ान की रचनाएं कठिन थी। एक उसे अपनी उड़ान को कभी ऊपर कभी नीचे लाना पड़ रहा था। पंखों की ऐंठन को अचानक मोड़ देना होता था और मोड़ भी बिल्कुल वैसा जैसा उसका प्रशिक्षक स्वयं दे रहा था। सलीवन ने कहा, चलो एक बार फिर कोशिश करते हैं, और यह बात कई बार कही कि एक बार और कोशिश करते हैं। अंत में उसने कहा, अच्छा है, और उसके बाद वे लूप बनाना सीखने लगे। एक दिन शाम के समय कुछ पक्षी जो रात के समय नहीं उड़ा करते रेत पर खड़े कुछ सोच रहे थे। तभी जोनाथन ने हिम्मत जुटाई और वयोवृद्ध समुद्री चील, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वह शीघ्र इस दुनिया से आगे जाने वाला है, के पास गया। थोड़ा घबराते हुए उसने कहा, चियांग। उस वृद्ध पक्षी ने उसकी ओर प्यार से देखा। हाँ बेटे, अपनी बड़ी उम्र से वह शिथिल नहीं हुआ था, बल्कि उसकी शक्ति बढ़ गई थी। अपने समुदाय के किसी भी पक्षी से वह अब भी तेज उड़ सकता था, और वह सब करने में उसने दक्षता प्राप्त कर ली थी, जो अन्य पक्षी अभी केवल धीरे धीरे जानने का यत्न कर रहे थे। चियांग, यह दुनिया स्वर्ग नहीं है ना? वृद्ध पक्षी उस चांदनी में मुस्कुरा उठा। तुम कुछ और सीखना चाह रहे हो जोनाथन? यहाँ से आगे क्या है? हम कहाँ जा रहे हैं? क्या स्वर्ग नाम की कोई जगह नहीं है? नहीं जॉन, नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं। स्वर्ग कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, नहीं वह कोई विशेष समय है। अपने क्षेत्र में शिखर को पहुंच जाना ही स्वर्ग है। एक पल रुककर वह फिर बोला, तुम बहुत तेज उड़ते हो, है ना? मुझे तेज उड़ना बहुत अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है उसमें, जोनाथन बोला। उस अनुभवी पक्षी ने बात परख ली थी। इस पर वह अचंभित भी था और गर्वित भी। तुम शीघ्र ही स्वर्ग को छूने लगोगे जोनाथन। जिस क्षण तुम तीव्रतम गति को पालोगे, स्वर्ग को भी पालोगे। और वह गति न तो 1000 मील प्रति घंटा है, न 10 लाख मील, न ही वह प्रकाश की गति है, क्योंकि कोई भी संख्या एक सीमा है और पराकाष्ठा की कोई सीमा नहीं हुआ करती। उस गति पर पहुंचना ही हमारा आदर्श है, वही स्वर्ग है। बिना कोई चेतावनी दिए चियांग अदृश्य हो गया और फिर 50 फीट की दूरी पर प्रकट हो गया, पलक झपकते ही। कुछ क्षण में वह फिर लुप्त हो गया
और 1 सेकंड के भी 1000वें हिस्से में वह जॉन के कंधे पर जा पहुंचा। यह तो एक खेल है, उसने कहा। जोनाथन आश्चर्यचकित हो गया। स्वर्ग के बारे में तो पूछना भी वह भूल गया। आप इस तरह कैसे कर लेते हैं? ऐसा करना आपको कैसा लगता है? कितनी दूरी तक ऐसे जा सकते हैं? तुम जहां चाहो वहां जा सकते हो और जब तक चाहो तब तक जा सकते हो। वृद्ध चिल ने कहा, मैं हर जगह और हर समय जहां तक मैं सोच सकता हूं जा चुका हूं। उसने समुद्र के उस पार निगाह दौड़ाई। कितनी हैरानी की बात है, यात्रा के लिए पूर्णता का तिरस्कार करने वाले पक्षी कहीं भी नहीं पहुंच पाते। जो पूर्णता को पाने में यात्रा को ताक पर रख देते हैं, वे कहीं भी पहुंच जाते हैं पल भर में। याद रखना जोनाथन, स्वर्ग कोई स्थान या समय नहीं, क्योंकि स्थान और समय तो निरर्थक है। स्वर्ग तो। क्या आप मुझे इस तरह से उड़ना सिखा सकते हैं? एक अपरिचित अनजाने मार्ग को तय करने के उत्साह में जोनाथन कांप रहा था। हाँ, क्यों नहीं, अगर तुम सीखना चाहो तो। हाँ, मैं चाहता हूं। हम कब शुरू कर सकते हैं? चाहो तो अभी, इसी क्षण से। मैं उस तरह उड़ना सीखना चाहता हूं, जोनाथन ने कहा, और उसकी आंखों में एक अद्भुत चमक आ गई। बताइए, मुझे क्या करना है? चियांग उस युवा पक्षी की ओर ध्यान से देखते हुए धीमे से बोला, विचार के समान तेज गति से उड़कर कहीं भी जाने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह सोचने से आरंभ करना होगा, तुम वहां पहुंच चुके हो। चियांग के मतानुसार उसने जोनाथन को यह युक्ति इसलिए बताई थी ताकि वह अपने को एक सीमित शरीर के भीतर फंसा हुआ न समझे। ऐसा शरीर जिसके पंखों का विस्तार 42 इंच चौड़ा है या जिसके प्रदर्शन का नक्शा तैयार किया जा सकता है। इस युक्ति का आशय था कि वह यह जाने की उसकी मूल प्रवृत्ति जो इतनी पूर्ण है, जैसे एक अलिखित संख्या तुरंत कहीं भी पहुंच सकती है, स्थान या समय की सीमाओं से परे। जोनाथन ने बात गांठ बांध ली थी। दिन अनुदिन, अब सूर्योदय से पहले से लेकर मध्य रात्रि तक वह अभ्यास करता रहा और इस प्रयास में उसने अपना पंख तक नहीं लाया, एक ही स्थान पर खड़ा रहा। विश्वास को भूल जाओ, चियांग ने बार बार यह बात कही। तुम्हें उड़ने के लिए विश्वास की आवश्यकता नहीं थी, उड़ान को समझने की आवश्यकता थी। यह भी वही बात है। चलो फिर से कोशिश करो। फिर एक दिन जोनाथन समुद्र तट पर खड़े खड़े आंखें मूंदे अपनी चेतना को केंद्रित किए एकाएक एक झटके में यह जान गया कि चियांग उसे क्या समझा रहा था। हाँ, यह सत्य है, मैं एक पूर्ण सिद्ध सीमा रहित पक्षी हूं। उसे आनंद का एक झटका सा लगा। बहुत अच्छे, शाबाश, चियांग ने कहा। उसकी आवाज में विजय झलक रही थी। जोनाथन ने आंखें खोली। अब एक अनोखे अभिनव समुद्र पर अपने प्रशिक्षक के साथ खड़ा था, जहां से वृक्ष नीचे दिखाई पड़ रहे थे और 2 सूर्य सिर के ऊपर चमक रहे थे। अंततः तुम बात समझ ही गए, चियांग ने कहा, परंतु तुम्हें अपना नियंत्रण बेहतर बनाना होगा। जोनाथन स्तंभित था। पूछा, हम है कहां? इस विचित्र परिवेश से नितांत अप्रभावित चियांग ने उसके प्रश्न पर कुछ विशेष ध्यान नहीं दिया। हम उसी ग्रह पर हैं, परंतु साफ है कि यहाँ आकाश हरा है और सूर्य के स्थान पर 2 सितारे हैं। जोनाथन ने प्रसन्नता से चीखते हुए कहा, हाँ, ऐसा हो सकता है। धरती छोड़कर जाने के बाद वह पहली बार कुछ बोला था। हाँ, सचमुच ऐसा हो सकता है जॉन, चियांग ने कहा। ऐसा कभी भी हो सकता है, बशर्ते तुम्हें यह पता हो कि तुम क्या कर रहे हो। अब तुम्हारे नियंत्रण के बारे में बात करते हैं। जब वे लौटे, अंधेरा हो चुका था। अन्य समुद्री चीलों की सुनहरी आंखों में जोनाथन के प्रति विस्मय झलक रहा था, क्योंकि उन्होंने उसे एक ही स्थान पर खड़े खड़े बिना उड़े अदृश्य होते देखा था। उन लोगों की बधाई को स्वीकार करने के लिए उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया। मैं यहाँ नया नया आया हूँ, बस अभी तो सीखना शुरू ही करना है। मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है। मुझे आश्चर्य है जॉन, सलीवन जो पास में ही खड़ा था ने कहा, तुम्हारे अंदर सीखने के प्रति कोई डर नहीं है। पिछले 10,000 सालों में यह चीज मैंने किसी समुद्री चील में नहीं देखी। सारा झुंड अवाक था और जोनाथन घबराहट के मारे बेचैन हो रहा था। अब हम समय पर काम करेंगे यदि तुम चाहो तो, चियांग ने कहा। तब तक जब तक तुम भूत और भविष्य के परे न पहुंच जाओ, उसके बाद तुम अपनी शिक्षा के सर्वाधिक कठिन, सशक्त और प्रिय भाग को सीखना शुरू कर सकोगे। तब तुम करुणा और प्रेम के अर्थ को जानने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाओगे। 1 महीना बीत गया।
या फिर ऐसा लगा कि 1 महीना बीत गया है और जोनाथन ने बहुत जबरदस्त गति से सीखना जारी रखा। वह हमेशा से हर बात जल्दी ही सीख लेता था, साधारण अनुभवों से भी। फिर अब तो वह च्यां का विशेष शिष्य था। हर बात को तुरंत आत्मसात कर लेता, मानो कंप्यूटर हो। फिर एक दिन ऐसा आया जब च्यां अचानक गायब हो गया। वह अपनी मुख भाषा में ही उन्हें प्रेरित करता रहता था ताकि वे कुछ नया सीखे, उसका अभ्यास करे और जीवन के पूर्ण किंतु दिखाई न देने वाले सत्य को समझने में प्रयासरत रहने की अपनी जीवन शैली को बनाए रखे। अब जैसे ही वह बोला, उसके पंख चमकीले होते चले गए और इतने अधिक चमकदार हो गए कि कोई भी पक्षी उनकी ओर देख नहीं पा रहा था। जोनाथन, उसने अपनी ओर से अंतिम शब्द बोलते हुए कहा, प्रेम के लिए हमेशा काम करते रहना। जब वे फिर से दिखने लायक हुए, च्यां वहां से अदृश्य हो चुका था। जैसे जैसे दिन बीतने लगे, जोनाथन को धरती बार बार याद आने लगी जहां से वह आया था। अब वह जान गया था उसका 10वां हिस्सा या 100वां हिस्सा भी अगर वहां जान लेता तो जीवन का अर्थ ही कुछ और होता। रेत पर खड़ा हुआ सोचता रहता, शायद उसके जैसा कोई अन्य पक्षी बंधन तोड़ पाने के लिए संघर्षरत हो, जो भोजन पाने के लिए इधर उधर जाने के साधन से पड़े उड़ान का सही अर्थ जानने को लालायित हो सकता है किसी अन्य समुद्री चील को कबीले के सामने सच बोलने के लिए निष्कासित कर दिया गया हो। जोनाथन जितना अधिक करुणा का पाठ पढ़ता गया और प्रेम को समझने के लिए जितनी कोशिश करता रहा, उतनी अधिक तीव्रता से वह धरती पर आने की चाह करने लगा। अपने एकाकी अतीत के बावजूद शिक्षा शिक्षक था। प्रेम प्रदर्शन का उसका अपना तरीका था, जिसमें वह चाहता था कि जो पक्षी स्वयं सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है, उसे सत्य का थोड़ा परिचय वह दे दे। सलीवन जब तक विचार की गति से उड़ने में दक्ष हो चुका था और दूसरों को सिखाता भी था, उसकी इस विचारधारा के प्रति शंकालु भी था। जॉन, एक बार तुम्हें जाति से निकाल दिया गया था। तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हारे उन पुराने साथियों में से कोई भी तुम्हारी बात सुनेगा? तुमने ये कहावत सुनी होगी कि समुद्री चील सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी से भी आगे की ओर देखते हैं। जहां से तुम आए थे, वहां के तुम्हारे साथी तो अभी धरती पर ही खड़े हैं, चीखते चिल्लाते और आपस में झगड़ते हुए। वे लोग स्वर्ग से हजारों मील दूर हैं और तुम उन्हें यहीं से स्वर्ग के दर्शन कराना चाहते हो। जॉन, वे अपने डेने के छोर तक को तो देख नहीं पाते। तुम यहीं रहो। जो समुद्री चील यहाँ तक पहुंच जाए, उसकी सहायता तुम अवश्य करो ताकि वह तुम्हारी बात ठीक से समझ सके। एक क्षण रुककर वह फिर बोला, सोचो, अगर च्यां इसी तरह अपनी पुरानी दुनिया में लौट गया होता तो आज तुम कहाँ होते? इस अंतिम वाक्य ने स्पष्ट कर दिया कि सलीवन ठीक था। समुद्री चील सबसे ऊंचे उड़ने वाले पक्षी से भी आगे ही देखते हैं। जोनाथन ने वहीं रहने का भी निर्णय कर लिया और वहां तक पहुंचने वाले पक्षियों की सहायता का निश्चय भी। रह रहकर उसके मन में यही बात आ जाती कि शायद धरती पर कोई 2-4 ऐसे समुद्री चील रह गए हो जो कुछ सीखने की क्षमता रखते हो। अगर कहीं च्यां उसे उसी दिन मिल जाता जिस दिन उसे कबीले से बाहर निकाला गया था, तो अब तक वह कितना अधिक ज्ञान पा चुका होता। सली, मुझे वापस धरती पर जाना चाहिए। आखिर उसने यह कह ही दिया। तुम्हारे अन्य शिष्य अच्छी शिक्षा पा रहे हैं, वे ही तुम्हारे लिए और शिष्य भी साथ ले आएंगे। सलीवन ने आह भरी परंतु विवाद नहीं किया, बस इतना ही कहा, जोनाथन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आएगी। शर्म करो सली, उसे फटकारते हुए जोनाथन ने कहा, पागल मत बनो। हम नित्य किस चीज का अभ्यास करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर हमारी मित्रता सिर्फ स्थान और समय जैसी चीजों पर आधारित है, तो फिर जिस दिन हम इनका अतिक्रमण कर लेंगे, उस दिन हमारा भाईचारा समाप्त हो जाएगा। पर हम स्थान पर विजय पा भी ले तो भी यहाँ तो बचना ही है। समय पर विजय पा ले तो भी अभी का क्षण तो बचता ही है, और यहाँ तथा अभी के बीच में क्या कभी हम एक आध बार मिल नहीं सकते? सलीवन इस बात पर हंस पड़ा। उसने प्यार से कहा, अरे बेवकूफ, यदि धरती पर कोई किसी को 1000 मील की दूरी दिखा सकता है तो वह अकेले तुम हो। जोनाथन, मेरे मित्र, जाता हूं सली, हम फिर मिलेंगे। ऐसा कहते हुए जोनाथन ने मन में कुछ विचार किया। समुद्री चीलों के एक कबीले का छायाचित्र मन में बनाया जो समय के इस किनारे पर नहीं था। अभ्यास द्वारा अर्जित शक्ति से उसने देखा कि वह स्वयं भी अस्थियों और पंखों का पुंज मात्र नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता उड़ान का एक आदर्श बिंब था, वह भी हर प्रकार की सीमाओं से रहित। फ्लेचर लिंड सीगल अभी काफी छोटा था
पर वह पहले से जानता था कि आज तक किसी भी समुद्री चील के साथ उसी के समुदाय के लोगों ने कभी इतना कठोर और निर्मम व्यवहार नहीं किया था और न ही इतना अन्याय। मुझे उनके कुछ भी कहने की कोई परवाह नहीं, ऐसा सोचते हुए वह उग्र हो उठा। वह दूर की चट्टानी पहाड़ियों की ओर इतना तेजी से उड़ चला कि उसकी दृष्टि धुंधली हो उठी। क्या महज एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए पंख फड़फड़ाना ही उड़ना कहलाता है? यह काम तो मच्छर ही कर सकता है। बस अपने वयोवृद्ध के चारों तरफ गोल गोल चक्कर काटो, नहीं तो जाति से निष्कासन। इन्हें दिखाई नहीं देता क्या? क्या ये लोग उस गौरव के बारे में सोच भी नहीं सकते जो हमें सचमुच ऊंची उड़ान भरने पर मिल सकता है? मुझे कोई परवाह नहीं कि वे लोग क्या सोचते हैं। मैं उन्हें दिखाऊंगा उड़ना क्या होता है। नियमों को तोड़ डालूंगा अगर वे मुझसे यही चाहते हैं तो, और देखना एक दिन में पछताएंगे। ये विचार वैसे तो उसके दिमाग में उठ रहे थे, परंतु उन्होंने उसे इस कदर चौंका दिया कि वह हवा में डगमगा और लड़खड़ा गया। उन पर इतना नाराज मत हो फ्लेचर सिगल, तुम्हें जाति से निष्कासित कर कबीले ने अपना ही नुकसान किया है। एक दिन वह यह जान भी जाएंगे और उस दिन वे भी वही देखेंगे जो तुम आज देख रहे हो। उन्हें क्षमा कर दो और सच्चाई समझने में उनकी मदद करो। उसके दाएं देने के छोर से मात्र 1 इंच की दूरी पर दुनिया का सबसे चमकीला सफेद पक्षी उड़ रहा था। बड़े आराम से बगैर एक भी पंख हिलाए वह फ्लेचर की अधिकतम गति के काफी करीब उड़ रहा था। यह देखकर उस युवा पक्षी के मन में हलचल मच गई। ये क्या हो रहा है? क्या मैं पागल हो गया हूं? क्या मैं जीवित नहीं हूं? ये सब क्या है? उसके अंतर्मन में एक धीमी किंतु शांत आवाज उठी और उससे प्रश्न करने लगी, फ्लेचर लिंड सिगल, क्या तुम सचमुच उड़ना चाहते हो? हाँ, मैं उड़ना चाहता हूँ। फ्लेचर लिंड सिगल, क्या तुम इतना उड़ना चाहते हो कि एक दिन अपने कबीले के लोगों को क्षमा कर दोगे, सीखोगे और फिर एक दिन उनके पास जाकर उन्हें सिखाने के लिए भी काम करोगे? अपने हृदय व अहम पर चोट सहकर भी फ्लेचर इस महान पक्षी के सामने झूठ न बोल सका। उसने धीरे से कहा, हाँ करूंगा। तो फिर फ्लेचर, उस चमकीले प्राणी ने बहुत कोमल स्वर में उससे कहा, आओ सीधी उड़ान से शुरू करते हैं। जोनाथन दूर की चट्टानी पहाड़ी के चारों ओर धीमी गति से चक्कर काटता रहा और देखता रहा। यह अशिष्ट युवा फ्लेचर गल लगभग पूर्ण शिष्य था। वह सशक्त था, शरीर से हल्का और हवा में फुर्तीला, पर सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह थी कि उसके भीतर उड़ना सीखने की ज्वाला थी। एक पल में ही वह गोता खाकर 150 मील की रफ्तार से तेजी के साथ अपने गुरु के करीब आ पहुंचा। अचानक फिर एक बार कोशिश करने के लिए उसने अपने को धीमी तिरछी गति से लुढ़कना शुरू किया और साथ साथ 16 तक की गिनती गिनना भी। 8, 9, 10। देखो जोनाथन, मैं हवा की गति से भी तेज। 11, मैं तुम्हारी तरह बढ़िया तरीके से उतरना चाहता। 12, पर आह, टकरा ना जाऊं, नहीं होगा। 13, आखिरी 3 संख्याएं, इनके बिना 14। आह 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 आह। फ्लेचर का ऊपर जाकर इस तरह हार जाना उसे सहन नहीं हुआ। अपनी विफलता पर वह आग बबूला उठा। वह लुढ़का और बुरी तरह चक्कर खाते हुए अंत में संभला, पर फिर भी हाँफते हुए गुरु से 100 फीट नीचे की ओर जा गिरा। जोनाथन, तुम मेरे लिए क्यों समय बर्बाद कर रहे हो? मैं नालायक हूं, बेवकूफ हूं, बार बार कोशिश करता हूं फिर भी सफल नहीं होता। जोनाथन ने सिर हिलाते हुए उसे देखा और कहा, हाँ, इस तरह तो तुम सचमुच सफल नहीं होगे। तुम्हें अपने को रोकते समय इतना सख्त नहीं होना होगा। फ्लेचर, तुमने तो प्रवेश के समय ही 40 मील प्रति घंटे की गति खो दी। तुम्हें अपने को आराम से रोकना होगा। याद रखना, अपने को दृढ़ परंतु मृदु रखना होगा। नीचे उतरकर वह युवा समुद्री चील के पास आया और बोला, अब हम मिलकर कोशिश करते हैं। अपने को रोकना कैसे है इस बात पर ध्यान दो। यह बिल्कुल बाधा रहित और आसान होना चाहिए। 3 महीने बीतते न बीतते जोनाथन के पास ऐसे ही 6 शिष्य और आ गए। सभी कबीले से निष्कासित होकर आए थे, पर सभी उड़ान का आनंद लेने के लिए, उड़ान के इस नए अद्भुत तरीके को जानने के लिए उत्सुक थे। वे सभी बढ़िया प्रदर्शन का अभ्यास आसानी से कर सकते थे, पर इसका कारण नहीं जानना चाहते थे। सच तो यह है कि हम में से हर एक महान समुद्री चील होने का विचार है, असीम आजादी का एक विचार। जोनाथन रेतीले तट पर खड़े होकर रोज शाम को उन्हें यह बताया करता, और बहुत सटीक उड़ान अपनी नैसर्गिक प्रकृति की ओर उठाया गया एक कदम है। हमें उन सब चीजों की ओर अपने रास्ते से हटाना है जो हमें बांधती है। इसलिए तीव्र गति उड़ान का अभ्यास
धीमी गति की उड़ान का अभ्यास, ये कलाबाजियां। दिन भर की उड़ान से थके उसके शिष्य ये सब सुनते सुनते सो जाते। उन्हें अभ्यास करना अच्छा लगता था क्योंकि उसमें गति थी, उत्तेजना थी और उनकी उस क्षुधा को शांत करने की क्षमता थी जो हर पाठ के बाद उनके अंदर बढ़ती जाती थी। पर उनमें से एक भी, फ्लेचर लिंड भी, इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वैचारिक उड़ान भी हवा और पंखों की उड़ान की तरह कभी वास्तविक हो सकती है। जोनाथन कहा करता था, तुम्हारा पूरा शरीर एक डेने के छोर से लेकर दूसरे डेने के छोर तक तुम्हारे विचार के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, वह केवल दिखता है। अपने विचार पर से बंधन हटा लो तो शरीर के सभी बंधन टूट जाएंगे। उसका यह सब कहना उन्हें कहानी की तरह सुहाना लगता और वे और भी गहरी नींद में सो जाते। महीने भर के बाद जोनाथन ने उनसे कहा कि अब अपने परिवार में लौटने का समय आ गया है, हम जाने को तैयार नहीं हैं। हेनरी केल्विन ने कहा, हमारा वहां कौन स्वागत करेगा, हम तो पहले ही निष्कासित किए जा चुके हैं। हम जबरदस्ती तो वहां नहीं जा सकते जहां हमें कोई देखना भी नहीं चाहता, ठीक है ना? हम जहां जाना चाहे जाने के लिए स्वतंत्र है। हम जैसे भी हैं वैसे ही होने को भी आजाद हैं। यह जोनाथन का उत्तर था। वह रेस से उड़ा और पूर्व की ओर मुड़ गया जहां उनके कबीले का अपना मैदान था। शिष्यों के मन को चोट पहुंची। नियमानुसार एक बार कबीले से निष्कासित होने पर कोई वापिस नहीं आता था। यह नियम पिछले 10,000 साल में एक बार भी नहीं टूटा था। नियम कहता था रुक जाओ और जोनाथन कहता था चलो, और अब तक तो वह मील भर आगे भी निकल चुका था। अगर वे लोग और प्रतीक्षा करते तो वह अकेला ही अपने शत्रु बन चुके कबीले के बीच पहुंच गया होता। अब तो हम कबीले का हिस्सा ही नहीं है, तो क्यों उसके नियम का पालन करें? क्यों, ठीक है ना? फ्लेचर ने आत्मबोध के साथ कहा, वैसे भी अगर वहां लड़ाई होती है तो यहाँ रहने से तो वहां जाना ही बेहतर होगा। हम जोनाथन की कुछ मदद कर सकेंगे। अतएव उस दिन वे पश्चिम दिशा से उड़े, जड़े हुए दो हीरो जैसी रचना बनाकर पंखों को लगभग एक दूसरे के ऊपर रखे हुए सब लोग कबीले के सभा स्थल पर आ पहुंचे 135 मील की रफ्तार से। जोनाथन नेतृत्व कर रहा था। फ्लेचर उसके दाएं डैने के साथ साथ हेनरी केल्विन उसके बाएं डैने के बराबर बराबर चलने का प्रयास करता हुआ यह पूरी रचना धीरे धीरे दाहिनी ओर की ओर पलटी, मानो एक ही पक्षी उड़ रहा हो, कभी सीधे कभी औंधे। ऊपर से हवा की चोट खाते वे उड़ते चले गए। उन्हें देखते ही कबीले में फैली कर्कश चित्कार एकाएक थम गई, मानो ऊपर की ओर से आती पक्षियों की रचना कोई बड़ी छुरी हो। 8,000 समुद्री चिलों की अपलक निगाहें उस पर टिकी थी। एक एक करके आठों ऊपर की ओर उड़कर लूप बनाते हुए धीमी गति से दूर रेत पर जाकर आराम से उतरकर खड़े हो गए। जोनाथन ने इस उड़ान में हुई गलतियों के बारे में उन्हें इस तरह बताना शुरू किया जैसे रोज ऐसा ही होता हो। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि आप सभी ने एकत्र होने में थोड़ी देर कर दी, उसने एक विकृत मुस्कान के साथ कहा। सारे कबीले में मानो बिजली दौड़ गई हो। यह सब चिले तो निष्कासित है, फिर यहाँ वापस कैसे? ऐसा कैसे हो सकता है? फ्लेचर की लड़ाई होने की भविष्यवाणी तो उन चिलों में फैली खलबली में ही कहीं विलीन हो गई। निष्कासित भले ही हो, मगर इस धरती पर उन्होंने इस तरह उड़ना कहाँ सीखा? कुछ नवयुवा समुद्री चिलों ने कहा। वयोवृद्ध समुद्री चिल का यह आदेश कि इन लोगों की ओर ध्यान मत दो। घंटे भर में कबीले भर में पहुंच पाया। जो भी पक्षी उनसे बात करेगा वह भी निष्कासित कर दिया जाएगा। जो उन्हें देखेगा वह भी कबीले के नियमों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। उन स्लेटी रंग वाले पक्षियों ने तुरंत जोनाथन की तरफ पीठ कर ली, पर उसने उधर देखा तक नहीं। उसने अपने शिष्यों को वहीं पर शिक्षा देना जारी रखा और पहली बार उन्हें अपनी भरपूर शक्ति दिखाने के लिए दबाव डाला। मार्टिन गल, उसके चिल्लाने की आवाज सारे आकाश में गूंज गई। तुम कहते हो तुम्हें कम ऊंचाई पर उड़ना आता है? जब तक तुम इसका प्रमाण नहीं देते हम कैसे मान लें? इसलिए उड़कर दिखाओ। बेचारा कम बोलने वाला मार्टिन विलियम गल अपने शिक्षक के क्रोध से हड़बड़ा गया और धीमी गति से कलाबाजियां खाते हुए अपने को ही विस्मित करने लगा। हल्की सी हवा में भी वह अपने पंखों को मरोड़कर बिना एक बार भी अपने डैने को फड़फड़ाए नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे तक आराम से उड़ सकता था। उसी की तरह चार्ल्स रोलैंड गल 24,000 फीट ऊंचे विशाल माउंटेन विंड तक उड़ा और फिर नीचे आया, विस्मित पर प्रसन्न, इस निश्चय के साथ कि वह कल और भी अधिक ऊंचा उड़ेगा। फ्लेचर सीगल, जो कलाबाजी में सर्वश्रेष्ठ था, ने भी अपना 16 पॉइंट का तिरछा धीमा चक्कर खाना करके दिखाया।
उसके पंखों से टकराकर सूर्य की रोशनी रेतीले तट पर पड़ी थी, जहां से असंख्य आंखें चोरी चोरी उन्हें देख रही थी। जोनाथन हर समय अपने शिष्यों के साथ रहा, कभी समझाते हुए, कभी सलाह देते हुए, कभी दबाव डालते हुए और कभी नया तरीका बताते हुए। वो उनके साथ रात में, बादलों में, तूफान में भी खुद उड़ता, आनंद लेता, जबकि नीचे झुंड के बीच उसके कुछ साथी अभी भी बुरी तरह धक्का मुक्की कर रहे थे। उड़ान का प्रदर्शन समाप्त हो जाने पर शिष्य रेतीली तट पर विश्राम करने लगे और जोनाथन की बातें ध्यान से सुनने लगे। उसने बहुत सी ऐसी बातें कही जो वे समझ ही नहीं पाए, पर कुछ वे अवश्य समझ सके। धीरे धीरे रात में उसके शिष्यों ने वृत्त के चारों ओर एक और वृत्त बन गया था। यह उन समुद्री चिलों का था जो घंटों तक चुपचाप उनकी बातें सुनते रहते, जो एक दूसरे को न तो दिखना चाहते थे, न ही देखना, और प्रभात होने से पहले अदृश्य हो जाते। महीने भर के बाद कबीले में से पहला पक्षी रेखा लांग कर इधर आया और उसने उड़ना सीखने की इच्छा प्रकट की। बस उसका यह चाहना ही टेरेंस लॉवेल गल का अपराध हो गया। उसकी निंदा हुई, कबीले से निकाला गया और इस तरह जोनाथन को अपना 8वां शिष्य मिला। अगली रात कबीले से एक अन्य समुद्री चिल कर्क मेनार्ड गल लड़खड़ाते हुए, अपने बाएं डने को घसीटते हुए रेत के बड़े हिस्से को पार कर जोनाथन के पांव पर आ गिरा। धीमी आवाज में उसने कहा, मेरी सहायता करो। उसकी आवाज से ऐसा लगा जैसे वह अभी मरने ही वाला है। मैं कुछ और नहीं चाहता, बस उड़ना चाहता हूं। आओ मेरे साथ आओ, जोनाथन बोला। जमीन से मेरे साथ ऊपर उठो और हम अभी उड़ना शुरू करते हैं। आप समझ नहीं रहे, मेरा पंख, मैं इसे हिला भी नहीं पा रहा हूं। मेनार्ड गल, तुम अपने को पहचानने के लिए स्वतंत्र हो, अपने असली स्वरूप को पहचानने के लिए यहां और अभी। फिर कोई बाधा रास्ते में नहीं आ सकती। यही हमारा नियम है, महान समुद्री चिलों का नियम, और यही एकमात्र नियम है। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं उड़ सकता हूं? मैं तो कह रहा हूं कि तुम स्वतंत्र हो। इतना कहना भर था कि मेनार्ड गल ने अपने पंख फैलाए। अनायास ही उस अंधेरी रात में वह उड़ने लगा। उसकी कर्कश चीख सुनकर कबीले के सभी पक्षी नींद से जाग गए। 500 फीट की ऊंचाई से यथाशक्ति जोर लगाकर वह चीखा, मैं उड़ सकता हूं, सुनो, मैं उड़ सकता हूं। सूर्योदय होते होते शिष्यों के वृत्त के चारों ओर लगभग 1000 पक्षी खड़े थे, मेनार्ड को देखते हुए। अब उन्हें फिक्र नहीं थी कि उन्हें कोई देख रहा है या नहीं, और अब वे जोनाथन की बात समझना चाह रहे थे। जोनाथन ने कुछ सरल सी बातें कही। समुद्री चिल के लिए उड़ना साधारण सी बात है। स्वतंत्रता उसकी प्रकृति में है। जो उसकी स्वतंत्रता में बाधा बने उसे हटा देना चाहिए, चाहे वह कोई रिवाज हो, अंधविश्वास या कोई सीमा। हटा दे, भीड़ में से आवाज आई, चाहे वह हमारी जाति का नियम हो। सच्चा नियम तो केवल वही है जो तुम्हें स्वतंत्रता की ओर ले जाए, और कोई नियम है ही नहीं, जोनाथन ने कहा। क्या आपको लगता है कि हम भी आपकी तरह उड़ पाएंगे? एक अन्य स्वर उभरा, आप तो विशेष है, गुणी हैं, दिव्य है, हम सबसे कहीं बेहतर। फ्लेचर को देखो, लॉवेल को देखो, चार्ल्स रोलैंड को देखो, क्या वे भी विशेष गुणी और दिव्य है? न तुमसे कुछ अधिक, न मुझसे ज्यादा। एक ही अंतर है, मात्र एक ही अंतर, कि वे अब जान गए कि वे वास्तव में क्या है, और अब वैसा ही व्यवहार भी कर रहे हैं। फ्लेचर को छोड़ अन्य शिष्यों में बेचैनी छा गई। उन्होंने अभी तक यह नहीं समझा कि वे क्या कर रहे हैं। दिन ब दिन भीड़ बढ़ती गई, कुछ प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, कुछ उनके प्रति पूजा का भाव लिए, और कुछ तिरस्कार का। फ्लेचर ने एक प्रातः द्रुत गति उड़ान अभ्यास के बाद जोनाथन से कहा, कबीले के लोग कहते हैं कि यदि तुम महान चिल के पुत्र नहीं हो तो निश्चित रूप से अपने समय से 1000 साल आगे हो। जोनाथन ने आह भरी, यह किसी को न समझ पाने की कीमत है। या तो तुम शैतान कहलाओगे या भगवान। तुम क्या सोचते हो फ्लेचर, क्या हम अपने समय से आगे हैं? एक दीर्घ मौन छा गया। देखो, इस प्रकार की उड़ान हमेशा से यहाँ थी, पर केवल उनके लिए जो इसे खोजकर सीखने की अभिलाषा रखते थे। इसका समय से कोई संबंध नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हम आज के फैशन से आगे हो, अधिकतर पक्षियों की उड़ान के तरीके से कहीं आगे। ये तो अपने समय से आगे होने से आधा बुरा भी नहीं है, जोनाथन ने कुछ समय के लिए विसर्पण हेतु लुढ़कते हुए कहा। फिर 1 सप्ताह के अंतराल पर ऐसा हुआ, फ्लेचर नए शिष्यों को तीव्र गति से उड़ने के बारे में व्यावहारिक पाठ पढ़ा रहा। वह अभी 7000 फीट की ऊंचाई से गोता खाकर निकला ही था जब एक शावक अपनी पहली उड़ान के दौरान
हवा में सरकते और मां को पुकारते हुए उसके रास्ते में आ गया। उस शावक को बचाने के प्रयास में 1 सेकंड के 10वें हिस्से के बराबर समय में फ्लेचर बाईं ओर तेजी से घुमा और लगभग 200 मील की गति से ठोस ग्रेनाइट की पहाड़ी की चोटी से जा टकराया। उसे ऐसा लगा जैसे वह चट्टान किसी अन्य दुनिया में प्रवेश करने के लिए बना एक बड़ा दरवाजा हो। टकराने पर भय, आघात तथा अंधकार का विस्फोट हुआ और फिर वह एक अनजाने अद्भुत आकाश में आंदोलित होने लगा। उसे कुछ भूल रहा था, कुछ याद आ रहा था, फिर भूल रहा था, कुछ डरा, उदास और दुखी, बुरी तरह दुखी। उसे एक आवाज सुनाई दी, लगभग वैसी ही जैसी उसने तब सुनी थी जब वह पहली बार जोनाथन से मिला था। युक्ति यह है फ्लेचर कि हम धैर्यपूर्वक अपनी सीमाओं पर विजय पाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम चट्टान के बीच से भी उड़कर पार निकलेंगे। जोनाथन, हाँ, मुझे ही महान चील का पुत्र माना जाता है, शिक्षक ने रूखेपन से उत्तर दिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये चट्टान, क्या मैं मर नहीं गया? ओह फ्लेचर, सोचो, तुम अगर मुझसे बात कर रहे हो तो निश्चित है मरे तो नहीं हो। मरे हो क्या? तुमने अपनी चेतना के स्तर को एकाएक बदल दिया। अब इच्छा तुम्हारी है, तुम चाहो तो यहाँ रह सकते हो और इस स्तर से आगे भी सीख सकते हो। निश्चय ही जो सीख चुके हो उससे यह कहीं अधिक कठिन काम है, या फिर से कबीले में लौटकर उनके साथ काम कर सकते हो। हमारे बुजुर्गों को लगता था कि कोई दुर्घटना होगी, पर तुमने तो उन्हें भी स्तंभित कर दिया है। मैं तो निश्चय ही कबीले में वापस जाना चाहूंगा। अभी तो मैंने एक नए समूह को सिखाना शुरू ही किया है। बहुत अच्छे फ्लेचर, याद रखना हम बात कर रहे थे कि हमारा शरीर एक विचार से अधिक कुछ नहीं है। फ्लेचर ने सिर हिलाया, पंख फैलाए और आंखों को चट्टान की तलहटी की ओर केंद्रित कर लिया जहां पूरा कबीला एकत्र हो गया था। जब वो वहां पहुंचा, उनके किकियाने और चीखने की आवाज से शोर हो रहा था। अरे यह तो जिंदा है, जिसे हम मरा समझा वो तो जीवित है। उसे अपने पंख के छोर से छूकर जिंदा कर दिया इस महान चील के पुत्र ने। नहीं नहीं, वह ये नहीं जानता, वह शैतान है, शैतान हमारे कबीले को तोड़ने आया है। भीड़ में 4000 पक्षी थे। अभी अभी घटित कांड से डरे, सहमे और शैतान शब्द सुनकर तो मानो उनके भीतर तूफानी हवाएं चलने लगी। आंखें चमक उठी, चोंचें तीखी हो उठी। वे भी विनाश के लिए एकजुट हो गए। क्या हमारा यहाँ से जाना बेहतर होगा फ्लेचर? जोनाथन ने पूछा। मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं अगर हम। पलक झपकते हुए भीड़ से आधा मील की दूरी पर खड़े थे और समुद्री चीलों की चोंचें हवा में चमक रही थी। ऐसा क्यों होता है? परेशान होकर जोनाथन ने कहा, दुनिया में किसी भी पक्षी को विश्वास दिलाना कि वह स्वतंत्र है इतना कठिन काम क्यों हो जाता है? उसे विश्वास दिलाना कि वह अभ्यास से सब कुछ कर सकता है, यह काम इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? दृश्य बदलने से उलझा फ्लेचर अभी अपनी आंखों ही झपका रहा था। तुमने अभी भी क्या किया? हम यहाँ कैसे आ गए? तुमने कहा था ना कि तुम भीड़ से बाहर निकलना चाहते हो। हाँ कहा था, पर तुमने ये कैसे? और बहुत सी चीजों की तरह फ्लेचर, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। सुबह होने तक कबीले के लोग अपने पागलपन को भूल चुके थे, पर फ्लेचर नहीं भूला था। जोनाथन, याद करो, तुमने बहुत समय पहले यह कहा था कि अपने कबीले को इतना प्यार करो कि वापस उन्हीं के बीच आकर उन्हें कुछ सिखाने में मदद करो। हाँ, पर मुझे यह समझ नहीं आता कि तुम ऐसी भीड़ को कैसे प्यार कर सकते हो जो अभी अभी तुम्हें मारने पर उतारू थी। ओह फ्लेचर, उस भीड़ को नहीं उस घृणा और बुराई को जो तुम्हें प्यार करना है। तुम्हें अभ्यास करके समुद्री चीलों की मूल प्रकृति को देखना होगा। उसके भीतर जो अच्छाई है उसे देखना होगा और उसे अपने में देख पाने में उनकी मदद करनी होगी। मेरे प्यार का अर्थ यही है। इसमें बहुत आनंद है। ये तुम तब जान पाओगे जब तुम्हें इसका स्वाद मिलेगा। मुझे याद है, एक युवा उग्र पक्षी, नाम था फ्लेचर लिंड सीगल, अभी अभी कबीले से निष्कासित किया गया था। कबीले के लोगों से लड़ लड़कर उन्हें खत्म कर देना चाहता था। दूर की चट्टानों पर अकेले रहकर नरक सा जीवन जीने को उद्यत था। आज उसी ने अपने लिए स्वर्ग का निर्माण कर लिया है और अपने पूरे कबीले को भी उस तरफ लेकर जा रहा है। फ्लेचर ने अपने शिक्षक की ओर देखा और उसकी आंखों में डर का भाव झलकने लगा। मैं लेकर जा रहा हूँ। क्या कहना चाहते हो तुम? मैं उन्हें लेकर जा रहा हूँ। तुम एक गुरु हो यहाँ, तुम कहीं नहीं जा सकते। नहीं जा सकता। क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि ऐसे कबीले और भी हो सकते हैं? और फ्लेचर भी तो हो सकते हैं जिन्हें यहाँ से कहीं बढ़कर मेरी जरूरत है। एक शिक्षक की जरूरत है
वे लोग भी प्रकाश पाना चाहते हैं। मैं तो एक साधारण समुद्री चील हूं, और तुम तो शायद उस महान चील का पुत्र। जोनाथन ने लंबी सांस ली और समुद्र की ओर देखा। तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं है। अब तुम स्वयं अपने को खोजो, रोज कुछ और ज्यादा ढूंढो उस असली सीमा रहित फ्लेचर को। वही तुम्हारा गुरु है। उसकी बात समझो और उसका अभ्यास करते रहो। क्षण भर में ही जोनाथन का शरीर हवा में लहराने लगा। पहले चमकता रहा, फिर पारदर्शी हो गया। उन सबको मेरे बारे में बेकार की अफवाहें मत फैलाने दो। मुझे ईश्वर न समझ लेना। अच्छा फ्लेचर, मैं केवल एक पक्षी हूं। मुझे उड़ना अच्छा लगता है, शायद। जोनाथन, बेचारा फ्लेचर, आंखें तुम्हें जो दिखाती है उस पर विश्वास मत करो। वे सिर्फ सीमाएं दिखाती है। अपने विवेक से काम लो। यह ढूंढो कि तुम्हें पहले से क्या कुछ मालूम है, और तुम्हें उड़ने का तरीका खुद ही आ जाएगा। उसका चमकना बंद हो गया। जोनाथन हवा में कहीं विलीन हो गया। थोड़ी देर बाद फ्लेचर ने स्वयं को खींचा और आसमान में पहुंचा। उसका सामना हुआ पक्षियों के एक नए समूह से, जो अपना पहला पाठ पढ़ने को तैयार था। भारी आवाज के साथ उसने कहा, सबसे पहले तुम्हें यह समझना होगा कि एक समुद्री चील एक ऐसा विचार है जिसकी कोई सीमा नहीं। वह उस महान समुद्री चील का प्रतिबिंब है। तुम्हारे पंख एक छोर से दूसरे छोर तक पूरा शरीर केवल एक विचार मात्र है, और कुछ नहीं। युवा पक्षी उसकी ओर प्रश्नसूचक दृष्टि से देखते रहे। उन्होंने सोचा, यह तो कोई उड़ान का नियम नहीं लगता। फ्लेचर ने लंबी सांस ली और पढ़ाना शुरू किया। हाँ तो अच्छा। उनकी ओर आलोचना भरी नजरों से देखते हुए बोला, चलो पहले सीधी उड़ान से शुरू करते हैं। ऐसा कहते ही एकाएक उसे समझ आ गया कि उसका मित्र भी उतना ही दिव्य था जितना वह स्वयं। कोई सीमा नहीं जोनाथन, उसने सोचा। ठीक है, फिर जल्दी में मैं भी एक दिन हवा से निकलकर तुम्हारे रेतीले तट पर प्रकट हो जाऊंगा, और तुम्हें उड़ान संबंधी एकाध करतब करके दिखाऊंगा। यद्यपि उसने अपने शिष्यों के सामने काफी कठोर बने रहने की कोशिश की, फ्लेचर ने पल भर के लिए उनके असली स्वरूप को देखा और उन्हें चाहने से कहीं अधिक उनके उस रूप से प्यार किया। कोई सीमा नहीं है जोनाथन, उसने सोचा और मुस्कुरा दिया। कुछ नया सीखने की उसकी दौड़ शुरू हो चुकी थी।